सभी साथियों को मेरा नमस्कार। उम्मीद है आप लोग बेहतर होंगे और लगातार स्टडी कर रहे होंगे, अपनी ऊर्जा का सदुपयोग भी कर रहे होंगे। सो आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं वो है उपसहसंयोजी यौगिक और उपसहसंयोजी यौगिक में कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि डबल साल्ट यानी कि द्विक लवण और कॉम्प्लेक्स साल्ट यानी उपसहसंयोजी यौगिक क्या कहते हैं, दोनों में डिफरेंस भी पता किया था। आज हम जानने वाले हैं कुछ ऐसी महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो ना केवल दो नंबर एक नंबर में आते हैं बल्कि आपको इस पूरे टॉपिक को, इस पूरी यूनिट को समझने में बहुत ही सरल बना देते हैं। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि जब भी आपको कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स यानी उपसहसंयोजी यौगिक दिखाई देता है तो हमें ये पता करना है कि इसमें है क्या क्या, कौन कौन से इसके पार्ट होते हैं। सो ये इसका एक बॉक्स जो बना हुआ है, इसमें मैंने इसी को ऐसा लिख दिया है जिनको अलग अलग कलर से मैंने इसमें दर्शाया है। हम इसकी परिभाषा भी समझेंगे, जानेंगे। देखिए जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं, ये जो Fe है, ये जो रेड कलर से बना हुआ है, इसको बोलते हैं केंद्रीय धातु आयन या केंद्रीय धातु परमाणु। यहाँ पे मैंने लिखा है केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन। केंद्रीय धातु परमाणु और आयन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब ये इस फॉर्म में है तब परमाणु है, और जब इसके ऊपर कोई चार्ज आ जाता है, जितना भी चार्ज XYZ हो सकता है, उस कंडीशन में इसको आयन भी बोलते हैं। इसलिए इसको दोनों नाम दिए जाते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु भी कहते हैं और केंद्रीय धातु आयन भी। इसका काम क्या होता है, ये इस परिवार का मुखिया है, मेन व्यक्ति है। यही इन सारे लिगेंड से इलेक्ट्रॉन के जोड़े लेता है और इन सारे लिगेंड्स और आयन से बंध बनाता है। यानी कि इस परिवार का मुखिया केंद्रीय धातु परमाणु होता है एक। केंद्रीय धातु परमाणु वह परमाणु है या वह आयन है जो सारे लिगेंडों से या संलग्नी से बंध बनाता है और इलेक्ट्रॉन के जोड़े रिसीव करता है। यह संयोजकता के नियमों से विपरीत जाकर इनसे बंध बनाता है। अभी हम उसकी भी बात करेंगे। जैसे जैसे हम इस क्लास में आगे बढ़ते जाएंगे या इन टॉपिक्स में आगे बढ़ते जाएंगे, आपको सब कुछ क्लियर होता जाएगा। एक चीज़ अभी क्लियर हो गई, केंद्रीय धातु परमाणु। नेक्स्ट की बात करते हैं। ये जो Cn आपने देख रहे हो, Cn ये ग्रीन कलर में, इसको बोलते हैं लिगेंड। क्या बोलते हैं? लिगेंड। लिगेंड क्या कहलाता है? लिगेंड का काम क्या रहता है? ये आके केंद्रीय धातु परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा डोनेट करता है और इसके साथ उपसहसंयोजी बंध बना लेता है। एक स्ट्रक्चर और मैं आपको बना के बता देता हूं। जैसे ये Fe है तो 6 Cn आएंगे और ये 6 सारे जो हैं वो केंद्रीय धातु परमाणु यानी आयरन के साथ 6 उपसहसंयोजी बंध बना लेंगे। एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा इसको डोनेट करेंगे। कैसे बनते हैं, कैसे क्या करते हैं, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस में चर्चा करेंगे जब और डिटेल में जाएंगे। अभी आप इतना जान लीजिए कि लिगेंड ऐसा परमाणु, आयन या समूह है जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन का जोड़ा देकर उसके साथ उपसहसंयोजी बंध बनाता है, लिगेंड कहलाता है। यह भी संयोजकता नियमों के विपरीत आकर इसको एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा देकर बंध बनाता है। एक तो हो गया सेंट्रल मेटल एटम या आयन, दूसरा हो गया लिगेंड, ये इसको हिंदी में बोलते हैं संलग्नी। तीसरा जो होता है वो है आयन का क्षेत्र। डिपेंड करता है आयन कौन सा है। अगर धनायन है तो वो जैसे हम खड़े होते हैं उसके लेफ्ट साइड पे होता है, जिसमें जैसे आपको इसमें पोटेशियम दिख रहा है। अगर कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसमें ऋणायन है तो वो राइट साइड पे होता है ना। जैसे कि हम बात कर सकते हैं हेक्सामीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड की, तो NH3 का होल 6 कोबाल्ट और क्लोराइड। इसमें जो आप देख रहे हो क्लोरीन, वो राइट साइड पे है, इसमें ये लेफ्ट साइड पे है। यानी कि ये धनायन हमेशा लेफ्ट साइड पे होता है और ऋणायन हमेशा राइट साइड पे। एक तो हो गया आपका सेंट्रल मेटल एटम, एक हो गया लिगेंड और एक हो गया आयनन का क्षेत्र। ये जो बाहर होता है इस पूरे ब्रैकेट के बाहर वाला क्षेत्र, इसको बोलते हैं आयनन क्षेत्र। अगर धनावेशित है आयन तो इस साइड और ऋणावेशित आयन है तो इस साइड। अब ये जो इतना क्षेत्र है, ये जो मैंने यहाँ बनाया है इतना क्षेत्र,
इसको बोलते हैं उपसह संयोजन क्षेत्र। जैसे ये जो बना हुआ है, इतने क्षेत्र में उपसह संयोजी बंध होते हैं, इनको बोलते हैं उपसह संयोजन क्षेत्र। आइए जानते हैं उपसह संयोजन संख्या। केंद्रीय धातु परमाणु जितने लिगेंडों से जुड़ा होता है, एक दंतुर जितने भी लिगेंड जुड़े हुए हैं उनकी संख्या, जैसे इसमें आपको कितने बंध दिख रहे हैं, हम सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको ये भी बोल सकते हैं कि जितने बंध आपको दिख रहे हैं उनकी संख्या ही कहलाती है उपसह संयोजन संख्या। ये जो आपको बंध दिख रहे हैं, जैसे इसमें उपसह संयोजन संख्या कितनी है, 6, इसमें भी उपसह संयोजन संख्या कितनी है, 6। सो ये हो गई उपसह संयोजन संख्या। केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंडों के बीच में जितने बंध उपसह संयोजी बंध बनते हैं उसको बोलते हैं उपसह संयोजन संख्या। आइए एक और इसका टॉपिक समझ लेते हैं, एक और इसका परिभाषा जान लेते हैं। संकुल आयन, आप यहाँ देख रहे होंगे संकुल आयन क्या कहलाता। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा K4 FeCN का होल 6 यानी पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो ये 4K+ देगा और FeCN का होल 6 4- देगा। 2 भाग बनेंगे इसके। तो ये तो आयनन क्षेत्र हो गया, आयन हो गया, और इसको बोलते हैं संकुल आयन। क्या बोलते हैं, संकुल आयन। सो कितनी परिभाषाएं हो गई, एक केंद्रीय धातु परमाणु जो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन का जोड़ा लेकर उसके साथ उपसह संयोजी बंध बनाता है, आयन से भी आयनिक बंध बनाता है, ये परिवार का मुखिया होता है जिसको बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। दूसरा हो गया लिगेंड जो संयोजकता नियमों के विपरीत केंद्रीय धातु आयन को एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा डोनेट करके उसके साथ उपसह संयोजक बंध बनाता है। सो ये और ये आपस में जुड़े रहते हैं जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं। तीसरा हो गया आयनन का क्षेत्र, चौथी हो गई उपसह संयोजन संख्या, जितने बंध उनकी संख्या उपसह संयोजन संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर, और पांचवा हो गया संकुल आयन। संकुल आयन के आप और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। मान लीजिए आपने इस आयन को तोड़ा, इस आयन को तोड़ने पर आप देखेंगे कि इस संकुल यौगिक को तोड़ने पर 2 प्रकार के आयन बनेंगे, CONH3 का होल 6 और Cl3 जब टूटेगा तो 3Cl- और इसके ऊपर आ जाएगा प्लस। तो ये एक जो आयन, ये जो क्षेत्र आपको ये इतना जो भाग दिख रहा है इसको बोलेंगे संकुल आयन। तो जब 2 भाग में टूटता है तो जो ब्रैकेट के अंदर जो मटेरियल ये पूरा दिख रहा है आपको, इसके ऊपर जो चार्ज होता है, इसको बोलते हैं संकुल आयन। आई होप आपको ये सारी परिभाषाएं समझ में आ गई होंगी, स्पष्ट हो गई होंगी। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस उपसह संयोजी यौगिक के IUPAC नामकरण की, बिल्कुल जीरो से, जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी इसको बहुत अच्छे से नामकरण समझेगा। और जैसे कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई कि कहाँ क्या होता है, वैसे ही आपको नामकरण भी बिल्कुल ईजीएस्ट फॉर्म में समझ में आने वाला है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।